नमस्कार दोस्तों, आज है 26 नवंबर का दिन और आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले बता दूं, आप इस वीडियो की जो पीडीएफ है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। साथ ही जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में कौन सा जानवर जिसे आमतौर पर रेटल कहा जाता है, ये कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड में एक जानवर देखा गया है जिसको आमतौर पर रेटल कहते हैं, और इसको जो है हनी बैजर के नाम से जानते हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये हनी बैजर, और ये भी हाल ही में देखा गया कैमरे में। और आपको बता दें, हनी बैजर जो है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है, और शारदा नदी नहर के पास उत्तराखंड में हाल ही में इसको देखा गया। हालांकि इसे IUCN के द्वारा कम चिंता यानी कि लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इसे भारत में बहुत कम देखा जाता है। तो ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा कि हनी बैजर उत्तराखंड में देखा गया हाल ही में, और इसको आमतौर पर रेटल के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे देखा गया इसको? अभी मैंने आपको बताया कि इसको जो है शारदा नहर के पास देखा गया उत्तराखंड में। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। तो देखिए, ये अमाउंट है 675 करोड़ रुपए का, और इस 675 करोड़ में किसको कितना मिलेगा, किस राज्य को, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो ये 675 करोड़ रुपए दिए, आपको बता दें केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से जो है इन पैसों को रिलीज किया है। गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए। और देखिए, इस टोटल अमाउंट में से 600 करोड़ रुपए गुजरात के लिए, मणिपुर के लिए 50 करोड़ और त्रिपुरा के लिए 25 करोड़ जो है शामिल है। यानी कि 675 में 600 करोड़ तो गुजरात को मिल जाएंगे और मणिपुर को 50, त्रिपुरा को 25 करोड़ मिलेंगे, जो इस मानसून में भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन के कारण जो है प्रभावित हुए थे। तो अमाउंट याद रखिएगा और किस राज्य को कितना मिल रहा है ये भी याद रखना है। तीसरा प्रश्न है कि मोरक्को में असेंबल किए जा रहे भारतीय मूल के बख्तरबंद वाहन का क्या नाम है। तो देखिए, इस वाहन का नाम है व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये चारों तरफ से पैक होता है, यहाँ पे एक दरवाज़ा होता है जिससे सारे सैनिक अंदर बैठ जाते हैं और बाकी गोलाबारी से बचते रहते हैं। मतलब ऊपर से कितना भी बमबारी हो, गोलाबारी हो, इनको कोई हानि नहीं पहुंचती है। बाकी देखिए, ये शीशे लगे हुए हैं, इसे ये बाहर देखते रहते हैं। आगे ऊपर तोप लगा हुआ है, तो यहाँ से ये फायरिंग भी कर सकते हैं। तो ये बख्तरबंद वाहन सेना के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आपका ये व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है, इसको भी हाल ही में मोरक्को में असेंबल किया गया। देखिए, व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 एक भारतीय मूल का वाहन है। 8x8 मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा अभी कई गाड़ियां हैं, लिखा होता है 4x4, मतलब 4 पहिए उसमें हैं, चारों के चारों जो है इंजन से कनेक्टेड हैं। तो इस वाहन में 8 पहिए हैं। देखिए, 1 2 3 4, 4 इधर हैं, 4 उस साइड में हैं। तो ये एक 8x8 वाहन है। इससे क्या होता है कि इसको कहीं भी चढ़ाना हो, चाहे दलदली क्षेत्र हो, चाहे पथरीला हो, कहीं भी आप इस वाहन को लेके जा सकते हैं। तो जो आपका व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 है, ये एक भारतीय मूल का वाहन है जिसका अंतिम असेंबली कासा ब्लांक मोरक्को में किया जा रहा है। और ये जो आपका व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है, ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और मोरक्को रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। और ये एक हल्का बख्तरबंद वाहन सैनिकों को परिवहन करने और विभिन्न भूमिकाएं निभाने में सक्षम है, जिसमें चिकित्सा, निकासी और निगरानी शामिल है। देखिए, मोरक्को की ये सुविधा स्थानीय रक्षा निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसका उद्देश्य मोरक्को की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो मोरक्को का मदद कर रहा है एक तरीके से भारत। चौथा है कि वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन, इसको शॉर्ट में वाइपर नाम दिया गया है। तो वाइपर मिशन हाल ही में जो समाचार पत्रों में था, ये किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है। तो देखिए, जो वाइपर मिशन है ये आपका नासा से संबंधित है। नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, और नासा का मुख्यालय कहाँ पे है कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको। देखिए, जो आपका ये वाइपर मिशन है, नासा ने इस वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर यानी वाइपर मिशन को देरी और उच्च लागत के कारण इसको रद्द कर दिया है। यानी कि ये मिशन जो चलाया जा रहा था नासा के द्वारा, इसको जो है इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग रहा था और पैसा बहुत लग रहा था।
और सफलता नहीं मिल पा रही थी। और आपको बता दें वाइपर जो है इसको रद्द करने से पहले इसको पूरी तरीके से असेंबल और आंशिक रूप से इसका परीक्षण भी किया गया था। कुछ इस प्रकार से ये वाइपर मिशन दिखता है। ये नासा का मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल, बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज के लिए था। और वाइपर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते का हिस्सा था जिसमें भारत भी शामिल था। तो इसीलिए ये और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, यानी कि वाइपर मिशन में भारत भी शामिल था। और वाइपर के रद्द होने के बाद चंद्रयान 4 के सैंपल रिटर्न मिशन को मंजूरी देकर भारत ने एक अवसर खो दिया। तो ये न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वाइपर मिशन जिसका हिस्सा भारत भी था और ये नासा और भारत के द्वारा चलाया जा रहा था क्या करने के लिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल, बर्फ और संसाधनों की खोज के लिए। इसको भी हाल ही में रद्द कर दिया गया। और पांचवा प्रश्न हमारा है, देखिए मैंने कहा था कि आपको नासा का बताना है हेडक्वार्टर, तो वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। पांचवा है काजुआराइना ट्री जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, ये किस देश के में जो है मूलतः पाया जाता है। देखिए ये पेड़ काफ़ी चर्चा में है, जिसको काजू अरीना कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। ये कुछ इस प्रकार पाइनस की तरह दिखता है। पाइन का पेड़ आपने देखा होगा अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में गए होंगे तो लंबे लंबे नुकीले पत्तियों वाले जो है बहुत सारे पौधे आप पहाड़ों पे देखते होंगे, काफ़ी सुंदर लगते हैं और ऐसे कुछ फ्रूट्स लगे होते हैं। तो काजू अराइना जो है ट्री भी कुछ इसी प्रकार दिखता है। क्या खास बात है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चर्चा में क्यों है, ये हम देखते हैं इसको। देखिए आपको बता दें एक साइक्लोन आया था गाजा, इसके 6 साल बाद तमिलनाडु के वेदारण्य में जो है किसानों ने भी हाल ही में काजू अराइना या काजू अरीना के अपने पहले हार्वेस्ट को तैयार कर लिया है, पहली फसल को तैयार कर लिया है 6 साल बाद। तो यही किसानों की सफलता जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। चलो ठीक है, अब फिर से इसकी जो है हार्वेस्टिंग हो रही है। देखिए जो काजू अरीना है ये ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। इसको 19वीं सदी में भारत में पेश किया गया था और इसे कत्ताड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे खास बात क्या है, इसकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्षमता, इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन क्षमता और विभिन्न प्रकार की मिट्टी और जलवायु के प्रति अनुकूलता इसे वाणिज्यिक और पर्यावरणीय पौधारोपण के लिए आदर्श बनाती है। आपको पता ही है नाइट्रोजन कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे हमारी बॉडी हो चाहे पौधों की बॉडी हो। देखिए प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और आप पौधों में देखेंगे तो वहाँ भी मतलब देखिए जो भी चीज़ें प्रोटीन से बनी है उसमें नाइट्रोजन तो होना ही होना है, ठीक है। और हमारा जो पौधा होता है उसको ग्रोथ करने के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए, तो उसीलिए पौधों में यूरिया डालते हैं। और यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। तो उसीलिए जो है देखिए इसमें जो नाइट्रोजन है तो ये जो है ग्रोथ के लिए पौधों के बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इस पौधे का जो है सोच रहे हैं कि मतलब भारत सरकार सोच रही है कि इसको उगाया जाए कमर्शियल लेवल पे, ठीक है, और इसका पौधारोपण किया जाए। देखिए जो काजू अरीना है ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अच्छी तरीके से बढ़ती है। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान और 700 से 2000 मिलीमीटर वर्षा में ये फलती फूलती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तमिलनाडु के वेदारण्य में किसानों ने काजूरीना के अपने पहले हार्वेस्ट को तैयार कर लिया है जब गाजा नाम का एक साइक्लोन तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, उसके 6 साल के तबाही के बाद। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में आए रोका हेपे वायरस रट्टी स्ट्रेन के हेपेटाइटिस ई वायरस का जो है प्राथमिक भंडार क्या है। देखिए जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इसका नाम क्या है, रोका हेपे वायरस रट्टी, यानी कि रैट से संबंधित है तो चूहे से ये फैलेगा, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके MCQ के सही आंसर क्या होंगे, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ई वायरस का एक स्ट्रेन है जिसका नाम है रोका हेपे वायरस रट्टी। ये चूहे से फैलता है, चूहे में ये जो है मौजूद होता है। हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि जो रोगा हेपे वायरस रट्टी स्ट्रेन है जिसे सामान्यतः चूहा हेपेटाइटिस ई के नाम से जाना जाता है, ये मुख्य रूप से चूहों में निवास करता है और ये मानवों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। यानी कि चूहे आपके घर में हैं तो उनसे सावधान रहिए, आपके बिस्तर पे ना चढ़ें, आपके बच्चों से मतलब दूर ही रहें चूहे तो अच्छा है। क्योंकि देखिए पहले ज़माने में अलग था कि जानवर जो है उनसे कोई बीमारी बहुत रेयर केस में फैलती थी, लेकिन चूहे से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। पहले प्लेग वगैरह चूहे से ही फैलते थे। तो चूहा और सुअर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सुअर से भी ये फैलता है। देखिए 2018 में एक रिसर्च हुआ था, 2018 में पहले मानव मामले के बाद, मतलब इसका जब पहला मामला देखा गया चूहा हेपेटाइटिस वायरस का,
तो इसके बाद से कम 20 मामले रिपोर्ट किए गए हैं अब तक, जो अक्सर कच्चे सूअर के मांस के सेवन से जुड़े हुए हैं। शोधकर्ताओं ने ये भी खोजा है कि हेपेटाइटिस ई वायरस सूअरों को संक्रमित कर सकता है और उनके बीच फैल सकता है, जिससे सूअर उद्योग के लिए मानव संक्रमण के संभावित मार्ग के रूप में चिंताएं बढ़ गई हैं। और देखिए, हेपेटाइटिस ई एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों के लिए। देखिए, हेपेटाइटिस वायरस चाहे हेपेटाइटिस ए हो, चाहे हेपेटाइटिस बी हो और चाहे हेपेटाइटिस ई हो, ठीक है, तो ये सभी खतरनाक है। इनमें सबसे खतरनाक तो आपका हेपेटाइटिस बी है। और अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे तो आपको ये बीमारी कभी नहीं होगी। बाकी देखिए, वैक्सीन आते हैं हेपेटाइटिस के, आप उसको जाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे फ्री में लगवा सकते हैं। बाकी आप बाहर भी लगवा सकते हैं, आराम से आप जाइए। 70-80 रुपये का टीका होता है, 3 टीके लगते हैं, बूस्टर डोज लगता है, तो उसको लगवा लीजिए। आपको कभी भी हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण नहीं होगा बॉडी में। सातवां कि हाल ही में तीसरा 25T बोलार्ड पुल टग अस्वा, ठीक है, जिसको अस्वा नाम दिया गया है, ये किस शहर में लॉन्च किया गया? तो देखिए, जो 25T बोलार्ड पुल टग जिसका नाम अस्वा है, इसको कोलकाता में लॉन्च किया गया हाल ही में। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, काफ़ी बड़ा ये पोत है। आपको बता दें, ये जो तीसरा 25T बोलार्ड पुल टग है, इसका नाम अस्वा है, इसको कोलकाता में लॉन्च किया गया। और अस्वा भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। इसे भारतीय रजिस्टर ऑफ शिपिंग के वर्गीकरण नियमों के तहत निर्मित किया गया है। और ये टग भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा, महत्वपूर्ण कार्यों में सहायता करेगा और समुद्री समर्थन और संरचना को सुदृढ़ भी करेगा। आठवां की मिडोरी जैव विविधता पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया? आपको बता दें कि वेरा वोरोनुआ और इसाबेल अगस्टीना काल्डे रोन कार्लोस को, यानी कि दो लोगों को जो है मिडोरी जैव विविधता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किन देशों से हैं? ये अलग अलग देश से हैं, इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ ये किस देश से हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, जो आपका ये पुरस्कार है, इसका नाम है मिडोरी जैव विविधता पुरस्कार 2024। इससे कजाकिस्तान की वोरा वोरोनोवा और पेरू की इसाबेल अगस्टीना कोल्डेरोन कार्लोस को सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार इयोन पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा जैविक विविधता सम्मेलन के सहयोग से स्थापित किया गया था। और देखिए, ये पुरस्कार व्यक्तियों को जैव विविधता संरक्षण और स्थिरता में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मान्यता देता है। और ये पुरस्कार द्विवार्षिक रूप से हर 2 साल में दिया जाता है। तो इस बार मिडोरी जैव विविधता पुरस्कार 2024 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। इनमें पहली आपकी हैं कजाकिस्तान की वेरा वोरोनुआ और दूसरी हैं पेरू की इसाबेल अगस्टीना काल्डेरोन कार्लोस। नाम थोड़े से टफ होते हैं, क्या करेंगे, अगर नौकरी चाहिए तो आपको या तो करना ही पड़ेगा। 9वां प्रश्न है कि थिरुकुरुगुडी मंदिर, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो जो देखिए, जो आपका ये मंदिर है, इसका नाम है थिरुकुरुगुंडी। ये मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। और ये चर्चा का विषय क्यों रहा? देखिए, जो आपका ये मंदिर है, इसमें नाबी रायरा मंदिर, तिरुमलाई नाबी मंदिर और अनीस अनीलीश्वरार मंदिर शामिल हैं। और तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में ये स्थित हैं। और आपको बता दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो आपका है, तो इसने हाल ही में इन मंदिरों से 9वीं सदी के, यानी कि 9वीं शताब्दी के पांड्यकाल के शिलालेखों का दस्तावेज जारी किया है। ये शिलालेख जो है, ये ऐतिहासिक दान को दर्शाते हैं, जिनमें मंदिरों के दीप के लिए भेड़े और बागीचों के लिए कर मुक्त भूमि शामिल है। और विजयनगर शासन के दौरान इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक प्रथाओं को उजागर करते हैं। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया? तो देखिए, इसको मंदाकिनी नदी पे बनाया गया है। देखिए, उत्तराखंड में फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ठीक है। थोड़ा सा सर्दी हो गई है, गला जाम है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। देखिए, इस क्षेत्र में आपको बता दें, ग्लेशियल लेक आउट बर्स्ट फ्लड के खतरे की चिंताएं हैं, जहां 25 ग्लेशियल झीलें पास में हैं, जिनमें से 6 महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें कि मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और लगभग 81 किलोमीटर बहने के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है।
और अलकनंदा नदी जो है ये अंततः देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर गंगा बनाती है। और फिर गंगा कैसे कैसे बहती है ये आपको पता ही है, सीधे जाके बंगाल की खाड़ी मिल जाती है बहते हुए उत्तर प्रदेश वगैरह होके। तो ये हम बात कर रहे थे फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि उत्तराखंड में जो आपका रुद्रप्रयाग है वहाँ पर मंदाकिनी नदी पर स्थित है, ठीक है। और इस पर खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ग्लेशियर वगैरह इस पे आए ना और ये टूट ना जाए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, थैंक यू। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए।